अगर चंबल के बीहड़ों में होके आप गुजरे जी, तो मुझे ऐसा कई अनेकों बार ये अनुभूति हुई कि वहां एक भाव सा आता है जिससे आदमी ऐसा लगता है जैसे यार डकैत बन जाऊं। अब ये किंवदंती में ही है कि जब श्रवण कुमार माँ बाप को लेके जा रहे हैं और जैसे ही चंबल का बेल्ट शुरू होता है और चंबल की मानसिकता, माहौल, वातावरण जो भी है, और श्रवण कुमार उनको रख देता है, कहता है बहुत ढो लिया तुमको, एंड वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई यात्रा नहीं कराऊंगा। सारी अधिकांश बड़ी पुरानी नदियों की आसपास पुरानी सभ्यताओं का सृजन हुआ है। चंबल की पूरी बेल्ट में कोई प्राचीन सभ्यता नहीं मिली। श्री हरिराम मीना जी, आप रिटायर्ड आईजी हैं और आपने पुलिस की कठोर अनुशासित जीवन जिया है। साथ में आपने एक विचारक, चिंतक, कवि की जीवन और दार्शनिक कुछ के जीवन को भी आपने जिया है। ये एक अलग विरोधाभास सा है, तो लगता है कि दोनों जीवन कैसे जिया। आपने बीहड़ में कानून निभाया और आपने शब्दों को सच दिया। पर मैं चंबल की बात पहले वो आपकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि चंबल को श्राप मिला हुआ है। यूं इस नदी की आबो हवा दोनों ही भारत की किसी अन्य नदियों को देखते हुए स्वच्छ है, किंतु पौराणिक कथा और जनश्रुति दोनों के अनुसार शकुनी की कुटिल नीति के चलते दुर्योधन ने जुआ में युधिष्ठिर को हराकर द्रौपदी का चीरहरण इसी के किनारे मुरैना के आसपास किया। तब द्रौपदी ने चंबल को श्राप दिया कि तुम्हारी झोली में अथाह और मीठा जल होने के पश्चात भी तुम्हारी बाहों में लिपटी सारी धरा अनुर्वर और आतंकग्रस्त होगी। चंबल के किनारे बस्तियां हैं, लेकिन उनमें वीरानगी छाई हुई रहती है। यहाँ पहले डाकुओं का आतंक रहा और अब स्त्री देह के व्यापारियों का। आपने ये भी लिखा है कि ये जो पहले तो एक बार चीरहरण हुआ था और अब रोज चीरहरण हो रहा है। चंबल के बारे में जो आपकी ये भावना है वो क्यों आई? आपको क्यों लगता है कि चंबल पर इतने सालों बाद अभी भी द्रौपदी का श्राप अभी भी चल रहा है और वो उससे मुक्त नहीं हो पा रही? ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं नारी की त्रासदी के इस मुद्दे को लेके काम कर रहा हूं धौलपुर को केंद्र बना के। क्योंकि धौलपुर के पास में वो गांव है जिसका मैंने नाम बदल के होपपुरा रखा है, असल नाम कुछ और है। और धौलपुर बसा हुआ है चंबल के किनारे, और चंबल के उस पार मध्य प्रदेश में मुरैना है, उधर एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश है। तो ये तीनों राज्यों का जो ट्रायंगल बनता है उसमें होकर चंबल गुजर रही है। तो मैं मेरी कहानी में चंबल को भी ले रहा हूं। तो चंबल को ले रहा हूं तो मैं चंबल को पात्र बना दिया। चंबल को एक पात्र कह सकते हैं। तो चंबल का भौगोलिक, ऐतिहासिक, माइथोलॉजिकल, पौराणिक और वर्तमान, ये चंबल को लेके क्या परिदृश्य बनता है, क्या मनोविज्ञान बनता है, और उसे आप कहाँ खोजे। इसलिए मैंने पौराणिक कथाओं का सहारा लिया, जिक्र किया, किंवदंतियों का सहारा लिया। उसका जो बीहड़ है, उबड़ खाबड़ बीहड़ों को मैंने आदमी की मनोदशा के जो बीहड़पन है जी, गिरान उठान, टेढ़ा मेढ़ा, उबड़ खाबड़, उसको लिया। तो उस रूप में ये चंबल आता है। मैंने वहां काम किया है। अगर चंबल के बीहड़ों में होके आप गुजरे जी, तो मुझे ऐसा कई अनेकों बार ये अनुभूति हुई कि वहां एक भाव सा आता है जिससे आदमी ऐसा लगता है जैसे यार डकैत बन जाऊं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको बताऊं, कोटा में रहती थी काफी समय तक मैं, और कोटा से जब मैं यहाँ जयपुर की तरफ आती थी तो चंबल क्रॉस करते थे, चंबल पार करनी पड़ती थी। तो वहाँ जो मिट्टी के वो जो बने हुए होते थे, ऐसा लगता था, मतलब इतनी कहानियां सुनी हुई थी, ऐसा लगता था अब इसमें से एक डाकू निकल के आएगा, अब इसमें से एक डाकू निकल के आएगा। तो चंबल का एक ये इमेज बन गई। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कोई जगह ऐसे कैसे बन जाती है जिसकी ऐसी इमेज बन जाती है। एग्जैक्टली, ये कहा ना आपने कि ऐसा लगा। हम जब वहाँ काम कर रहे थे पुलिस में, तो लगा कि अंधेरा होते ही रात में हर रेवाइन या हर बीहड़ या उसमें से न कोई न कोई डकैत गिरोह निकलेगा जी। दिन में छुपे रहते हैं, रात में निकलेंगे, भूतों की तरह निकलेंगे। यहाँ निकला वहां डर,
तो भय व्याप्त होता है। तो वो जैसे अब ये किंवदंती में ही है कि जब श्रवण कुमार माँ बाप को लेके जा रहे हैं और जैसे ही चंबल का बेल्ट शुरू होता है और चंबल की मानसिकता, माहौल, वातावरण जो भी है, और श्रवण कुमार उनको रख देता है, कहता है बहुत ढोलिया तुमको, एंड वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई यात्रा नहीं कराऊंगा। तब ये अच्छा, ये अनसुनी बात है अब मेरे देखिए, अब ये कई जगह किंवदंतियां चलती है और जगह के लिए भी है, बट यहाँ है और मैंने इसको इस्तेमाल किया है मेरी दूसरी किताब में, डांग में, जो दस्युओं पे है, कि वहां आते ही चंबल का ये असर होता है। श्रवण कुमार मना करता है, श्रवण कुमार के माँ बाप कहते हैं बेटा जब इतना ढोलिया, इतने दिनों तक ढोलिया, तो और सही तो ऐसा कर एक कोस और ले ले। और उनके मन में ये है माँ बाप, वृद्ध माँ बाप के, कि इस पे चंबल के वातावरण का असर है, इसलिए ये अगर एक कोस चंबल के बेल्ट से आगे निकल जाएगा ना तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और वो हुआ ये। अच्छा, जैसे ही वो चंबल का उस माहौल को पार करता है, देन श्रवण कुमार रियलाइज करता है कि मुझसे गलती होगी, मेरे वृद्ध माँ बाप। मतलब किसी एक जगह का इतना प्रभाव हो सकता है। और देखो ये साइकोलॉजिकल होता भी है। आपको शमशान घाट है, कब्रिस्तान में डर क्यों लगता है भूत का? जबकि आप साइंटिफिक सोच के आदमी है, आधुनिक सोचते, पढ़े लिखे हैं, भूत का मैं विश्वास नहीं करते, भूत नहीं है। जैसे ही वहां से गुजरेंगे दार्शनिकता भी आ जाती है, लोग कहते हैं मरघट ज्ञान है ये, है ना, डरेगा। मैं भी गांव जाता हूँ, जैसे ही मरघट के निकट से देर शाम को जाता हूँ, मुझे अंदर थरथरी सी होती है। क्यों? क्योंकि मैं तो आई डोंट बिलीव इन भूत प्रेत, जो भी व्हाटएवर, फिर भी होती है, फिर भी होती। तो ये एक मानसिक, ऐसा नहीं है कि चंबल में ऐसा रहा होगा, वहां भी आदमी है, वहां भी मेहनत करता है, वहां भी सृजन हो रहा है, इमेज बन जाती है उसकी। इमेज है, इमेज बनी तो उसका भौतिक प्रभाव भी होगा। वस्तुनिष्ठ जगत में इंद्रिय बोध से वो दिखाई देगा। जैसे मैंने सवाल उठाया कि सारी अधिकांश बड़ी पुरानी नदियों की आसपास पुरानी सभ्यताओं का सृजन हुआ है। चंबल की पूरी बेल्ट में कोई प्राचीन सभ्यता नहीं मिली। आज के इस संवाद के लिए हरिराम जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी नमस्ते।